अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में आज हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार और काबिल इहतराम नासिर शाही साहब। मैं नासिर शाही साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि मलकाए सल्तनत द्रोगोई मरियम सफदर साहिबा ने आज एक नया शोशा छोड़ा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। ये शोशा उसने किस बुनियाद पे छोड़ा? क्या ये इसकी शिकस्त है या एक कौम को नया चक्कर है या कौम के साथ नया झूठ है या एक ट्रैप किया जा रहा है कि इमरान खान को ये तासुर दिया जाए कि अब अगर तुम पसंदीदा हो एस्टेब्लिशमेंट के तो हमें भी उनसे बात करना आती है। नासिर शाही साहब, मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इसका आप ज़रा वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करके बताएं कि इसके पीछे कौन सा जहन, फ्रैंकली कौन सी शैतानियत, कौन सी प्लानिंग और मुल्क को मज़ीद लूटने बर्बाद करने के क्या क्या मंसूबे शामिल हैं इसमें? एहसान साहब, आज तमाम दिन यही मौजू जो है हमें नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखने में आया। टॉक ऑफ द टाउन मरियम नवाज शरीफ का एक खिताब था जिसमें से चंद लाइनें पिक करके उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है। इसका पस मंज़र जो है बड़ा दिलचस्प है। एक तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे बाकायदा क़याम किए हुए हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते से पीपल्स पार्टी की कैंपेन बहुत ज़बरदस्त जा रही है। हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा हैं, लिहाजा उनकी कैंपेन में भी किसी किस्म की कमी नहीं है। उनके वज़रा भी वहाँ पे डेरे डाले बैठे हैं और बड़ी तेज़ व तुंद गुफ्तगू कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, कौम के लिए इंसेंटिव भी रखे जा रहे हैं। तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई नई बात करना बड़ा ज़रूरी था। एक पस मंज़र इसका ये भी है कि IG सिंध के अगवा के हवाले से आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जो इंक्वायरी कमेटी और फिर उसकी रिपोर्ट मंगवाना और फिर उसके बाद ज़िम्मेदारों का तयन, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया है और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो को आर्मी चीफ का जो फ़ोन है उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस ये जो नई क़यादत है इसके साथ इस्तवार होने जा रहे हैं। कुछ अखबारात ने, तज्ज़ियाकारों ने मज़ाक़न ये बात भी की कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल को गोद ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुस्लिम लीग नून वैसे तो गोद लेने के काबिल है, शेख रशीद भी उसे गोद लेने को तैयार है। जी, तो ये सारी बातें जब सामने आईं तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और जो विरासत की सियासत के अलमबरदार हैं, जो उसके फ्लैग को लेके आगे चल रही हैं, मरियम नवाज़, उन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश की है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। अहम बात ये नहीं है, इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे बात करने को तैयार है तो क्यों है? और सिर्फ बातचीत जो है वो चौकों चौराहों में या ड्राइंग रूम्स में तो नहीं हो सकती। वो तो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ मफादात होते हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ रिलीफ होते हैं। तो क्या मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान को अब थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाना चाहती हैं कि हमारे भी जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं और रवाबित जो हैं वो बहाल हो गए हैं? गालिबन वो ये तासुर देना भी चाहती थी। मेरा ख्याल है कि अगर बातचीत के दरवाजे खुले हैं, जो खुले रहने चाहिए, इसमें हर्ज कोई नहीं, लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पे, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होना चाहिए, और अगर दूसरी तरफ भी कुछ उसूल हैं और कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कैसा? और अगर सब कुछ रिलीफ लेने के लिए है तो फिर तो रिलीफ की कोई इंतहा नहीं है। माजी में भी हमने इन लोगों को रिलीफ लेते देखा, अब फिर वो रिलीफ लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि मुकदमात में जो सज़ाएँ हो चुकी हैं उनसे बचाव का कोई रास्ता, मरियम नवाज़ जो सज़ा याफ्ता हैं उनकी सज़ा ख़त्म किया जाना और उनको फिर आइंदा की सियासत में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया जाना, ये उनकी डिमांड्स हैं जो खुल के तो सामने नहीं आती। लेकिन सारी कैंपेन जो है, एक सवाल मैं शाह साहब बाद में भूल न जाऊँ, क्या इस कौम को भेड़ बकरियां समझ के हर दफ़ा इनका सौदा किया जाता रहेगा? कभी NRO मिल रहा है, कभी फौज डील कर रही है,
कभी दोनों पार्टियां, दोनों चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे होकर कौम का सौदा कर रहे हैं। मुझे बताएं, यहाँ कब तक बिकेंगे? क्या ये इस पूरी कौम को तोائफ समझ लिया गया कि जो मर्जी आए खरीदे और उनका सौदा करे और उसके बाद उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे? ये तो मजाक है। जी एहसान साहब, बदकिस्मती यही है जो आपने कहा, यही है। इस मुल्क के बसने वालों को, शुरफा को, गुरबा को, मुतवस्सित दर्जे को, टैक्स पेयर को हमेशा इसी तरह ट्रीट किया गया जैसे वो जानवर हैं, और इन जानवरों के गले में पटे डाल के हुक्मरानों की दस्तरस में देना चाहिए, और उनके ख़ानदानों को सर्व करने के लिए ये जो जानवर हैं, ये हैं 20 या 22 करोड़ आवाम जितने भी हैं, यही तासुर है अब तक, और इससे ज़्यादा कोई मुख्तलिफ सलूक भी नहीं किया गया। लेकिन आप इसको फोर्सी नहीं करें कि वो वक्त करीब है कि जब हुक्मरानों की गर्दनें, उनके सर इनकी ठोकरों में होंगे। सर ये बात हम अरसा दराज से सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी लहक लहक के गाते थे, वो तो खुद लुटेरे हैं, और इनकलाब की बात करते थे, और ये कहते हुए भूल जाते थे कि ये इनकलाब अगर आया तो ये उन्हीं के तबके के खिलाफ आएगा। वो तासुर ये देते थे जैसे सामने जो मजलूम और मजबूर अवाम खड़े, मैं उनमें से हूँ, हालांकि उनका ताल्लुक तो जालिम तबके से है जिन्होंने इस मुल्क का, इस मुल्क के बसने वालों का खून चूसा है, मुस्तकबिल लूटा, खून चूसा, उनके बच्चों की, बच्चों का नौकरियां लूटी, उनके बच्चों का एजुकेशन लूटी। मतलब कौन सी चीज रहने दी है लोगों ने, डाकुओं ने? ये हमारे और आपके टिप्स पे चंद खानदान हैं जो इन कौमी जुराइम में मुलव्वस हैं। लेकिन मजीद अफसोस का पहलू ये है कि जितने भी खानदान हैं, मैं किसी एक खानदान का जिक्र नहीं कर रहा, ये 15 या 20 खानदान हैं लेकिन जिन्होंने वसाइल को लूटा, क्या इन्हें सजा नहीं मिल सकी। नासिर साहब, क्या अब आवाम को ये मैसेज क्लियर होके, खड़े होके नहीं देना चाहिए कि अब एस्टेब्लिशमेंट को इन चोरों डाकुओं के साथ किसी किस्म की सुलह, किसी किस्म का इनकी फेवर, किसी किस्म की इनकी सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए? मेरा ख्याल है जी, वरना एस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हम जैसे बंदे, हमारी उम्र के लोग भी इनके लिए जान देने को तैयार हैं, जो अपने बच्चे कुर्बान करने को तैयार है इस मुल्क के लिए और इस फौज की खातिर दिन रात उसके लिए दुआ गो हैं, वो भी इनसे पीछे हट जाएंगे। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अवाम को ये बात अरसा दराज पहले कन्वे हो चुकी थी, लोगों को मालूम है कि लूटने वाले कौन हैं, झूठ बोलने वाले कौन हैं, मक्कार कौन है और उनको धोखा देने वाले कौन हैं। लोग इनकी बातों में नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, वोट देने का अमल होता है, वोट डाला किसी के बॉक्स में जाता, निकलता कहीं से। इस मुल्क में होने वाले तमाम इलेक्शन जो हैं रिग्ड हैं। मेरे पास मिसालें भी हैं, सबूत भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं। मैं फिर जोर दे के कह रहा हूँ, लोग कहते हैं 1970 में बहुत शफाफ इलेक्शन थे, वो इलेक्शन भी रिग्ड थे। उसके बाद होने वाले तमाम इलेक्शन जो हैं वो धांधली का अजीम शान शाहकार थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस कौम को रिलीफ देने का वक्त आता है तो वहाँ फिर कोई ना कोई एनआरओ हो जाता है। जनाब मुशर्रफ ने बहुत अच्छे भी काम किए, वो अवाम की उम्मीदों का मरकज़ भी बने रहे। उन्होंने पाकिस्तान के केस को पूरी दुनिया के सामने और भारत के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा वो कौम के साथ कर गए जो वो एनआरओ दे गए। तीसरी मरतबा का प्राइम मिनिस्टरशिप का जो सहूलत थी वो कुछ पार्टियों को दे गए और फिर साजबाज करके वो हुकूमत भी इनके हवाले कर गए। एक दफ़ा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे गए, एक दफ़ा नून लीग को उन्होंने इक़्तिदार में आने के रास्ते जो है हमवार किए। तो समझ नहीं आती कि अवाम रिलीफ के लिए अब किसकी तरफ देखें। जिसकी तरफ हम देखते हैं वही एक पार्टी बन जाता है और मुझे मुस्तक़बिल करीब में भी कोई ऐसी वाज़े तौर पे तब्दीली नज़र नहीं आती। फिर हमें कह दिया जाता है कि जी हम पे फ़लाँ का प्रेशर है और फ़लाँ का प्रेशर है। कभी हम पे खलीज का प्रेशर दिखाया जाता है, कभी अमेरिका और यूरोप का। और मुझे लगता है कि ग़ुलामी की ये जो जंजीरें हैं, पहले हम हिंदू की ग़ुलामी से आज़ाद हुए, फिर हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से हुए, उसके बाद हम ये जो काले बॉसेस हैं, काले अंग्रेज़ हम पे मुसल्लत हो गए, ये चंद ख़ानदान हम इनकी ग़ुलामी में हैं। अभी दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम इनकी ग़ुलामी से निकलने के लिए कोई मिसाली जद्दोजहद करने के मूड में हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने जद्दोजहद करना है वो आम आदमी होता है, वो गलियों मोहल्लों में रहने वाला होता है, वो महल्लात में रहने वाला नहीं होता। वो तो लगा आटे की लाइनों में और घी की लाइनों में और चीनी की लाइनों में। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और गालिबन यही सोचा है हुकूमत ने कि इन लोगों को फुर्सत ही ना मिले फ़िक्र रोज़गार से कि ये मुल्की मसाइल की तरफ सोच सकें, हुकूमत की करप्शन की तरफ सोच सकें। आप देखिए ना, जब भी वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अच्छा अब मैं ये एक इनकलाबी कदम उठाने लगा हूँ,
तो पूरे मुल्क में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती है कि वज़ीर आज़म अब पता नहीं किस चीज़ की कीमत में इजाफा करने लगे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का फिर फैसला हो चुका है, गैस का बहरान सर पे खड़ा है, ब्लैक मार्केटिंग प्राइस हाइक अपने उरूज पे है, हुकूमत के हाथ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे उसका कंट्रोल हो। आज एक वज़ीर को निकाला जाता है, उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ हुकूमत खुद करती है, और 3 माह के बाद फिर उसे कहा जाता है नहीं, इससे अच्छा तो आदमी कोई नहीं था। लातादाद वज़रा की मिसालें हमारे सामने हैं। तो पहले हमारे वज़ीर आज़म कहा करते थे कि जनाब मैं आधी उम्र वेस्ट में गुजार के आया हूँ, बरतानिया को मैंने बड़ी करीब से देखा है, तो यहाँ बरतानवी निज़ाम जो है उसके तहत इंसाफ मुहैया होगा। फिर रियासत मदीना का उन्होंने ख्वाब देख लिया। अब वो कहते हैं कि चाइना का मॉडल बहुत अच्छा है, कभी वो तुर्की से बहुत मुतासर नज़र आते हैं। सारी दुनिया को कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। मुझे तो वो खुद सबसे ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। वो घबराहट में क्या फ़ैसला करते हैं, खुदा खैर करे। नासिर शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस पैगाम के साथ कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नाम एक पैगाम, खुदारा चोरों, डाकुओं, लुटेरों और इस कौम के गास्पों से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम आपके पीछे खड़ी है और ये इनसे खुद निपट लेगी। आप अपने पाँव पे मजबूती से खड़े रहिए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।